यूएन के वर्कर्स मारे गए, सारे मीडिया को मारा इन्होंने, गाजा से वर्ल्ड मीडिया को इन्होंने बाहर रखा, उनको कह दिया आप बाहर रहो, वहां से टेलीकास्ट नहीं करने दिया, हर तरीके से घेर के मासूमों को मारा। इन सब चीजों के बाद अगर मन से तो ये निकलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तुम्हारे साथ वैसा होना चाहिए। लेकिन जब जर्मनी में हिटलर ने इनका जेनोसाइड किया तो पूरी दुनिया एक मर्तबा फिर मानवता की तरफ बढ़ी। दुनिया ने हिटलर को कोसना शुरू किया, उसकी उसकी निंदा करना शुरू की। यही रशिया जो आज इनके अगेंस्ट है, वो भी इनके साथ आया। तो सोवियत संघ के साथ मिलकर के जर्मनी में जिस तरीके से यहूदियों को बचाया गया हिटलर के प्रकोप से, आज वही सोवियत के कुछ कंट्री अगर ईरान के साथ खड़े होते हैं तो उनके ऊपर बंदिशें लगा दी जाती हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। मुमताज भाई, जर्मनी में जब इनके साथ जेनोसाइड हुआ उससे पहले ही पूरे यूरोप में यहूदियों को पसंद नहीं किया जाता था, इनकी हरकतों को पसंद नहीं किया जाता था यहूदियों की, इनको खुदगर्ज और सेल्फिश कहा जाता था। आप उनके दिलों से पूछिए, हमने देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि किस तरीके से भाई बहन की लाश को लेके जा रहा है, बाप बच्चों के जनाजे को लेके जा रहा है। एक वीडियो में एक औरत का स्टेटमेंट था कि मैं अपने 4 बच्चों के जनाजे को उठा चुकी हूं, अब मुझे मेरे अंदर उठाने की हिम्मत नहीं है, न मेरा शौहर बचा न मेरा भाई बचा, मेरा सिर्फ एक बेटा बचा है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि उसको किसी तरीके से बचा ले। राशिद रिजवी साहब, बड़ी खबर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करने वाले हैं कि हम फिलिस्तीन को आजाद कर रहे हैं। अब वो किस तरह का होगा पता नहीं, आपने जरूर बयान पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको वो बयान जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, मैंने अभी उर्दू में पढ़ा था, मैं सोच रहा हूं कि उसे हिंदी में थोड़ा पढ़ दूं ताकि और भी लोग जो ट्रंप ने क्या कहा ये सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे कि मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में पहली बार एक असाधारण घटना के लिए तैयार हो जाइए, असाधारण घटना के लिए, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा यहाँ पे ट्रूथ सोशल मीडिया ट्रंप, हमारे पास मध्य पूर्व में महानता हासिल करने का एक वास्तविक अवसर है, सभी लोग पहली बार किसी विशेष कार्य के लिए तैयार हैं, हम इसे पूरा करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और उसके बाद वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, उपराष्ट्रपति वेंस ने, उन्होंने गाजा शांति समझौते पे क्या कहा कि राष्ट्रपति बहुत स्पष्ट रहे, वादे तौर पर उन्हें कहा वो वास्तव में हकीकत में चाहते हैं कि गाजा पर वहां रहने वाले लोगों का नियंत्रण हो, वो चाहते हैं कि पश्चिमी तट पर वहां रहने वाले लोगों का नियंत्रण हो, और वो चाहते हैं कि इजरायलियों के आसपास मौजूद आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट कर दिया जाए ताकि वे इजराइल के लिए, विशेष रूप से इजराइल में रहने वाले निर्दोष नागरिकों के लिए खतरा पैदा न कर सके। ये उन्होंने बयान उनका आया है और इसकी काफी चर्चा है। क्या कहेंगे राशिद रिजवी साहब? आज हो सकता है हम आप भी जो है बातचीत करें, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, लेकिन हम ही आप बातचीत हो सकता है करें। जी राशिद रिजवी साहब। देखिए मुमताज साहब, विश्व समुदाय में सिर्फ इजराइल अलग थलग नहीं हो रहा था, इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी अलग थलग हो रहा था, और खुद अमेरिका के अंदर इतना विद्रोह हो रहा था कि इनको ये लग रहा था कि कहीं हमारी जनता उग्र ना हो जाए। यूएन को घेरना, यूएन के बाहर नारेबाजी करना, नेतन्याहू का छुप छुपा करके अमेरिका पहुंचना, और उनका अमेरिका में भी उनके ऊपर खतरा बने रहना, ये कोई एक साधारण घटना नहीं है।
हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि गाजा में रहने वाले मासूम लोगों के इलाज के लिए काम हो, फिर से उनके एजुकेशन सेंटर बनाया जाए, फिर से उनके मकान बनाए जाएं। लेकिन जो चले गए उनका क्या? जिस तरीके से अर्दोगान ने ये कहा कि जुर्माना भरना पड़ेगा नेतन्याहू को, जिस तरीके से तबाह किया उन्होंने गाजा को, तो इसको हम बयानबाजी समझें या एक संकेत समझें, दोनों ही हाल में गाजा वाले उसके मुस्तहिक हैं। गाजा के लोग बहुत अमीर नहीं थे, उनके पास बहुत सारी आसाइशें नहीं थी, बस जिस मकान में रहते थे वो मकान थे और थोड़ी सी जमीनें थी। अब वो जिंदगी सिर्फ जी रहे थे। जैसे आप कहते हैं जिंदगी के मजे लेना, तो जिंदगी के मजे नहीं ले रहे थे, वो सिर्फ जिंदगी जी रहे थे। उनसे जिंदगी भी छीनी गई और जिंदगी जीने के तरीकों को भी छीना गया। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर इस चीज पर मोहर लगा देते हैं और नेतन्याहू को पे दबाव बना करके आईडीएफ को गाजा से बाहर ले जाते हैं, तो हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि अब बेगुनाहों का कत्ल रुक जाएगा। लेकिन इतने दिनों में जिस तरीके का जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ, उसको इतिहास में दर्ज कर दिया गया है। सबसे बड़ी चीज जो लोगों को तकलीफ दे हुई है, जिस पर लोगों ने हंगामा ज्यादा किया, वो ये था कि जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, आप पूरे पूरे अस्पताल उड़ा दे रहे हो। आप जहां पर तबाही लाना चाह रहे हो वहां पर कह दे रहे हो यहाँ पर हमास है या हमास के असलहे हैं या हमको खबर मिली है कि यहाँ पर हमारे बंधक हैं। इस तरीके से आपने अस्पतालों को खत्म कर दिया। आप नहीं चाहते थे कोई जिंदा बचे, किसी को ट्रीटमेंट मिले, आप नहीं चाहते थे। आपने लोगों की रसदें रोक दी, आपने लोगों के जो इमदाद पहुंच रही थी, जो लोगों की मदद पहुंच रही थी, वो आपने रोक दिया। ये सारी चीजों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कल आपके जापान ने भी कह दिया कि हाँ, हम फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देते हैं। अब बचा कौन इनके पास? इटली ने भी थोड़ी कंडीशन लगाई, लेकिन उसने भी कहा कि हाँ, हम भी देने को तैयार, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि कागज पे ना हो। तो जितने लोगों ने दिया है वो कागज पे दिया है, और जितने लोग मरे हैं वो रियल में मरे हैं। जो जमीनें कब्जा हुई हैं वो रियल में कब्जा हुई हैं, हकीकत में कब्जा हुई हैं। हमने आपसे एक बार नहीं 2-3 डिबेट में यही कहा था कि 1929 का नक्शा उठा के आप देखिए, पूरे नक्शे पे बड़ा बड़ा पैलेस्टाइन लिखा हुआ है। आज आप पैलेस्टाइन को किस एरिया में देखेंगे, गाजा में या वेस्ट बैंक में? वेस्ट बैंक में बहुत अंदर तक अवैध सेटलर घुस गए। तो जो शर्तें लगा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, क्या उन शर्तों में ये है कि 1963 के समझौते के दायरे में ही इजराइल रहेगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये कभी कहा कि आईसीजे के जो ऑर्डर हुए हैं उनका इम्प्लीमेंट होना चाहिए? नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, और न वो चाहेंगे। आज भी अगर आप ये सोचिए कि चीजें थोड़ा बहुत कम हो सकती हैं, खत्म नहीं हो सकती हैं, ये नेतन्याहू है, ये इजराइल है, ये इनकी फितरत है। आप खाली ये देखते हैं कि जर्मनी में इनके साथ जेनोसाइड हुआ। मुमताज भाई, जर्मनी में जब इनके साथ जेनोसाइड हुआ, उससे पहले ही पूरे यूरोप में यहूदियों को पसंद नहीं किया जाता था। इनकी हरकतों को पसंद नहीं किया जाता था यहूदियों की। इनको खुदगर्ज और सेल्फिश कहा जाता था। आप इतिहास पढ़ लीजिए, 18वीं शताब्दी का आप पढ़ लीजिए, ये यूरोप के कई देशों में थे, जर्मनी के अलावा ब्रिटेन में थे, स्विट्जरलैंड में थे, पेरिस में थे, यूएसए में भी थे। ये वहां पर भी ये वही सब हरकतें करते थे।
और इनका उत्पीड़न क्या, इनको लोग नकारते थे, लेकिन जब जर्मनी में हिटलर ने इनका जेनोसाइड किया तो पूरी दुनिया एक मर्तबा फिर मानवता की तरफ बढ़ी। दुनिया ने हिटलर को कोसना शुरू किया, उसकी उसकी निंदा करना शुरू की। यही रशिया जो आज इनके अगेंस्ट है, वो भी इनके साथ आया। तो सोवियत संघ के साथ मिलकर के जर्मनी में जिस तरीके से यहूदियों को बचाया गया हिटलर के प्रकोप से, आज वही सोवियत के कुछ कंट्री अगर ईरान के साथ खड़े होते हैं तो उनके ऊपर बंदिशें लगा दी जाती हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। अगर ये रशिया हमला करता है यूक्रेन पे लोगों की जानें गई हैं, लेकिन वहां आम सिविलियन की बहुत कम कैजुअलिटीज हुई हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। मैं उसके पक्ष से बिल्कुल नहीं हूं। जो सोल्जर्स मरे हैं वो भी किसी न किसी के बेटे थे, किसी न किसी के भाई थे, वो किसी का पति था, किसी का बाप था। तो अगर आप ह्यूमैनिटी के नजरिए से देखेंगे, इंसानियत के नजरिए से देखेंगे, तो वो चाहे सोल्जर हो चाहे वो सिविलियन हो, सोल्जर तो वो बाद में होता है, पहले तो एक इंसान रहता है। जब वो मारा जाता है तो उसके घर में क्या गुजरती, घर वालों पे क्या गुजरती है। लेकिन हम लोग अपने वर्चस्व के लिए, अपने जियो पॉलिटिक्स को मेंटेन रखने के लिए इंसानों की जिंदगी को कोई तरजीह नहीं देते हैं। हम उनको मारने की साजिश भी करते हैं, हम प्लान वे में उनको मारते भी हैं, और दुनिया वाले सिर्फ खंडन करते हैं। वो दौर अलग था जब एक आदमी मर जाता था किसी भी कैजुअलिटी में तो पूरा मोहल्ला आके खड़ा हो जाता था और पूरी रात लोग घर पे उसके बैठे रहते थे। आज वो दौर नहीं है। आज तो पड़ोसी भी चादर तान के आराम से सो जाता है, उसको अपने पड़ोसी के दर्द में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना होता है। जाएगा, थोड़ी देर बैठेगा और चला आएगा। तो ये जो हमारे यहाँ इंसानियतें खत्म हो रही है, जो मानवता खत्म हो रही है, ये उसी का नतीजा है कि इतने लाखों लोग मर गए, लाखों लोग मर गए। वो चाहे रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर सोल्जर्स मरे हों, चाहे आपके फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में लोग मरे हों या गाजा के लोग मरे हों। मैं तो कहता हूं जो इजराइल के सोल्जर्स ही मरे, वो भी अपने घर के चिराग थे। जब उनकी फोटोज में देखता था तो फोटोज में ये नजर आता था कि बच्चे 20 साल के हैं, 22 साल के। अभी ये तो जिंदगी के अगले पड़ाव पे कदम रखे थे, अब तो इनको जिंदगी जीना था। वो बचपन से निकल के जिम्मेदारियों की तरफ पहुंच रहे थे। जब उनकी फोटोज देखते हैं, वो मासूम से चेहरे दिखते थे तो बहुत तकलीफ होती थी। मैं कहता हूँ मेरा भाई हो, आज हमारी ये उम्र 40-42 साल 43 साल होगी। अगर मेरा भाई भी 25-30 साल का 35 साल का है, कजिन है हमारे, अगर उसके साथ कोई कैजुअलिटी होती है या कोई एक्सीडेंट होता है तो दिल घबराता है, उसको लेके भागते हैं, उसको बचाने के लिए परेशान होते हैं। लेकिन जिस घर में ये पता चलता है कि जनाजे आने वाले हैं, उन घर का क्या हाल है। और जिन हाथों में जनाजों में जनाजे आ रहे हैं, आप उनके दिलों से पूछिए। हमने देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि किस तरीके से भाई बहन की लाश को लेके जा रहा है, बाप बच्चों के जनाजे को लेके जा रहा है। एक वीडियो में एक औरत का स्टेटमेंट था कि मैं अपने 4 बच्चों के जनाजे को उठा चुकी हूं, अब मुझे मेरे अंदर उठाने की हिम्मत नहीं है। न मेरा शौहर बचा, न मेरा भाई बचा, मेरा सिर्फ एक बेटा बचा है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि उसको किसी तरीके से बचा ले। ये हालत बिल्कुल। गाजा ये की थी। ये हालात राशिद रज़ी साहब, ये हालात वहाँ के हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बहरहाल एक मौका जरूर आता है। यहाँ पे देखिए, ये खबर मैंने दोपहर में भी अपडेट की हुई थी और जयदीप साहब ने भी किया था, मैंने भी पढ़ा था। हसन साहब ने कहा कि हमास ने कहा कि ट्रंप के डील का मंसूबा हमारे हाथों में पेश नहीं किया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमारी बातचीत हमास से हो रही है, हमास को मालूम है कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन हमास ने कहा
कि अभी हमारे पास कोई अमेरिका का मंसूबा नहीं आया है, कोई बात सामने नहीं आई है। तो ये कैसे देखा जाए, कई बार ऐसा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ भी बोल देते हैं, हवाई बात कर देते हैं, लेकिन कई बार ये भी देखने में आया है, मसलन ईरान को लेटर लिखे जाने की बात एक बार आई थी, तो ईरान ने मना किया, लेकिन बाद में वो लेटर गया भी। तो इस तरह से चीजें हो सकता है बात हुई हो लेकिन मंसूबा न दिया गया हो। लेकिन आप को क्या लगता है राशिद रिजवी साहब, प्रेशर तो है दुनिया का, इसमें दो राय नहीं है, और बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत भारी प्रेशर है कि 180-82 मुल्क वो खिलाफ हो गए हैं, वो फिलिस्तीन को आजाद करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या लग रहा है कि क्या नेतन्याहू इस चीज को मान जाएंगे, क्या क्या कबूल कर लेंगे, कैसी शक्ल सूरत होगी, क्या क्या मंसूबा क्या है? लेकिन इन्हें आजाद तो करना पड़ेगा, एक बात समझ लीजिए, क्योंकि गाजा के अंदर भी हालात बहुत खराब हो रहे हैं। आईडीएफ के लोग बुरी तरह से मारे जा रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं आईडीएफ के लोग, खबर ये आ रही है राशिद रिजवी साहब। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आईडीएफ के लोग मारे जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गाजा में मासूम भी मारे जा रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप एक मर्तबा ये कह दे नेतन्याहू से कि पीछे कर लो आईडीएफ को वरना तुम्हारे खैर नहीं है, तो मजबूरी हो जाएगी नेतन्याहू को पीछे जाने पर, क्योंकि नेतन्याहू के पास अमेरिका के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है। फ्रांस भी पीछे हट चुका है, ब्रिटेन भी पीछे हट चुका है, जर्मनी भी पीछे हट चुका है, और ये वो लोग हैं जो इनके साथ थे। हम आपको एक छोटी सी बात बताएंगे और उसको बहुत गौर से आप सुनिएगा। जब 7 अक्टूबर 2023 का सानिया हुआ, तब क्या हुआ? दुनिया के ये सारे मुल्क गाजा पहुंचे थे, ये मुल्क गाजा पहुंचे थे, और कोई भी एक बंदा फिलिस्तीन नहीं पहुंचा, गाजा नहीं पहुंचा, वेस्ट बैंक नहीं पहुंचा। लेकिन जिस तरीके से, जिस बुरी तरीके से जेनोसाइड हुआ, तो वो गाजा वालों के समर्थन में, फिलिस्तीन वालों के समर्थन में सब यूएन पहुंचे। आपके अंदर हमदर्दी थी, आपके अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर था, उस प्रेशर ने आपको यूएन पहुंचाया। इजराइल के साथ हमदर्दी थी, तो इसलिए आप इजराइल पहुंचे। यहां पर कोई जियो पॉलिटिक्स नहीं थी, आपको जाना चाहिए था, हमदर्दी थी, आपको वेस्ट बैंक जाना चाहिए था, आपको गाजा जाना चाहिए था। जब इनका डेलीगेशन जाता है तो इनके डेलीगेशन की गाड़ियों पर भी हमला हो जाता है, वो भी वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद नहीं आया। यूएन के वर्कर्स मारे गए, सारे मीडिया को मारा इन्होंने, गाजा से वर्ल्ड मीडिया को इन्होंने बाहर रखा, उनको कह दिया आप बाहर रहो, वहां से टेलीकास्ट नहीं करने दिया, हर तरीके से घेर के मासूमों को मारा। इन सब चीजों के बाद अगर मन से तो ये निकलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तुम्हारे साथ वैसा होना चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हीं के साथ होना चाहिए, जो उनके देश के मासूम लोग हैं उनके साथ नहीं होना चाहिए। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि तबाही तेल अवीव में आए, तेल अवीव के लोगों को, तेल अवीव के लोगों के साथ वैसा ही हो जैसे गाजा के लोगों के साथ हुआ है। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हाइफा के लोगों के साथ वो जो इनके साथ हुआ है, गाजा वालों के साथ हुआ है। हम उससे पक्षधर कभी नहीं है, हम इसका समाधान कभी नहीं कर सकते। लेकिन जो गुनहगार है, वो चाहे इनका आईडीएफ का ऑफिसर हो, वो चाहे नेतन्याहू हो, वो चाहे इनके डिफेंस मिनिस्टर हो, वो चाहे इनको समर्थन देने वाले कट्टरवादी नेता हो जो मासूमों की मौत पर खुशी मना रहे थे, इन सब के साथ ऐसा होना चाहिए। ये तो हर उस इंसान की ख्वाहिश होगी जिसके अंदर इंसानियत है। और इसी को लेकर के ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गाजा की तरफ, गाजा के पक्ष में बोल रहे हैं,
हम यूक्रेन के पक्ष की तरफ भी जाते हैं, वहां के लोग भी इंसान हैं, उनके साथ भी अगर जेनोसाइड होगा तो जेनोसाइड करने वालों के साथ भी वही होना चाहिए। हम इंसानियत की बात करते हैं तो इंसानों की बात करेंगे, किसी देश के हिसाब से हमारी सोच बंटने वाली नहीं है। हमारे सिद्धांत, हमारे उसूल, हमारे प्रिंसिपल किसी देश की आपके सीमाओं के हिसाब से नहीं बटेंगे। अगर इंसानियत है, एक लुकमा आप किसी को खिलाना चाहते हैं तो आपके सामने कोई भी आए, आप उसको खिलाइए। तो जो चीजें चल रही हैं, अमेरिका ने मैं स्टेटमेंट दिया रोकूंगा है राशिद